नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं भारत रीत। हमारे साथ जनता मंच के संपादक अनुराग द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बिहार में जो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और जिसमें प्रशांत किशोर का जो हाल रहा, एक तबका कहता है कि जहां पर प्रशांत किशोर का हाल बुरा रहा, तो एक तबका कहता है कि महज 1 महीने जिस पार्टी को बने हुए और उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, 3 नंबर पर हर जगह उसके उम्मीदवार रहे, तो इसको बुरे हालात तो नहीं कहेंगे। आरजेडी की जो हालात हैं वो आप मौजूदा वक्त में देख सकते हैं। कहीं पर भी आरजेडी को सीट नहीं मिला, बल्कि उन्होंने 2 सीट गंवा दिया। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुराग द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है अनुराग जी। जी जी, बहुत बहुत ये जो धन्यवाद। और ये मैं जो आपसे जी जी बिल्कुल शुरू ही करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप कह रहे थे कि प्रशांत किशोर की पार्टी किस तरीके से अच्छा की है, क्योंकि एक तबका बोल रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी उतना बेहतर नहीं कर पाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ 4 जगहों पे चुनाव हुए थे, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। तो उसमें से एक बेलागंज ऐसा सीट है जहां पे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के जो कैंडिडेट है मोहम्मद अमजद, वो 3 नंबर पे आए हैं। बाकी 3 जगहों पे उनकी पार्टी के जितने भी जो भी उम्मीदवार खड़े हुए थे वो बिल्कुल ही 4-5 पे गए हैं। सिर्फ एक बेलागंज में नहीं अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। लेकिन इमामगंज में लेकिन इमामगंज में 37,000 वोट मिला है प्रशांत किशोर की पार्टी को। जी जी, दीपा मांझी जहां से लड़ी है ना, उसी जगह की आप बात कर रहे हैं जहां पे दीपा मांझी लड़ी हैं, जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जो है उनकी बहू है, बहू ही है शायद। तो वहीं लड़ी है, वहीं पे उनको मिला है। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर की एक चीज की काबिलियत है और दाद देनी पड़ेगी कि इस पार्टी को बने हुए 40 से 45 दिन हुए हैं और टोटल वोट परसेंटेज का 10% वोट अभी तक गेन किया गया है, वो भी जनसुराज पार्टी की ओर से। तो भविष्य में इस चीज को लेकर आज मैं प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि प्रशांत किशोर की देखिए, हम लोगों ने इस चीज को दिखा दिया है कि हमारी आवश्यकता भी लोगों को पड़ेगी और हमारे ऊपर लोग भी अब भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि इमामगंज में भी उनको 27-28 के आसपास वोट मिला है। बेलागंज में भी उनके जो मोहम्मद अमजद है उनको भी बहुत अच्छा खासा वोट मिला है। बाकी 2 जगहों पे 6,000 और 5,000 के आसपास के वोट, 5,000 और 6,000 करके मिला है। 6,000 के आसपास वोट मिले हैं। मैं स्टेटिक्स देख रहा था। तो जो चीज है, प्रशांत किशोर को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। और प्रशांत किशोर ने इस बात को कहा कि अब हम लोग संगठन बनाएंगे। पार्टी तो बनी ही है, लेकिन पार्टी के अंदर संगठन बनेगा जिसके वजह से जो संगठन है वो काम कर सके पार्टी पे, जमीनी स्तर पे, जिससे हमारा 2025 बेहतर हो। और उन्होंने इस बात को फिर से रिपीट किया कि बिहार में 243 विधानसभा सीट के 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, 242 नहीं होगा। अनुराग जी, आप इस विधानसभा सीट जब ये बाय इलेक्शन हो रहा था, उस दौरान जब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा था, नीतीश कुमार से पूछा जा रहा था या किसी भी नेताओं से पूछा जा रहा था, तो उस दौरान वो सीधे कहते थे कि कुछ इफेक्टिव नहीं है, प्रशांत किशोर कौन है, मैं ही नहीं जानता हूँ, ये सब कहा करते थे। लेकिन क्या अब वो नजरअंदाज कर पाएंगे? 10% वोट ले आए एक ही बार में। बिल्कुल नहीं भैया, आज मैं देख रहा था कि आज ही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कार्यकारिणी समिति की बैठक की है अपने पार्टी के आज पटना में वो लोग। किस बात के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त आपको एक जानकारी देना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए कि इस वक्त बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। आरजेडी कहती थी कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, मेजोरिटी में है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, यहाँ पे 80 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास है बिहार में। ये जो उपचुनाव हुए हैं, जो 2 सीटें आ गई हैं, 80 सीटें हो गई है टोटल इस समय बीजेपी के पास, और आरजेडी वो चीज लूज कर चुकी है। तो ना ही तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर को अंडर एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि 2 जगहों पे उनके पार्टी की वजह से ही, जनसुराज की वजह से ही इनका खेल बिगड़ा है। तो ना ही उनको अंडर एस्टिमेट कर पाएंगे और ना ही ये बीजेपी को अंडर एस्टिमेट कर पाएंगे। आज मैं तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और काफी दिनों से आप यदि तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें वो लगातार इस इमोशन कार्ड को खेलने की कोशिश करते हैं कि हमने सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए थे। अब क्या ये जो इमोशन है वो कट जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो अभी बीजेपी है और बीजेपी ने भी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है।
उनका इमोशन खत्म हो चुका है। और इस बात को आप मान के चलिए कि बिहार में एनडीए अगर एक साथ है तो एनडीए को हराना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत चुनौती वाला होगा। जिस तरीके से 288 में से वो जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लोग जीते हैं, उसी तरीके से बिहार में भी 243 सीटों में से 190-95, आज ही मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके साथ, एनडीए ले जाएगी और बिल्कुल ही सिकुड़ जाएगी महागठबंधन। इस बात को आप लिख लीजिएगा, केवल प्रशांत किशोर की वजह से। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कई बार कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन क्या लगता है अनुराग जी कि इस बार हम प्रशांत किशोर के साथ एनडीए में जो कुछ सीटें आए 3 नंबर, मुझे लगता है कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो 3 नंबर में पार्टी ना बन जाए, तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में ना बन जाए, तो ऐसे में क्या गठबंधन के साथ हम एनडीए के साथ जाते हुए देख सकते हैं और मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर की पार्टी से हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री तो इनके पार्टी से नहीं होगा, लेकिन महागठबंधन में प्रशांत किशोर कभी भी नहीं जाएंगे। अब इस बात को लिख लीजिए। परिवारवाद की राजनीति के ऊपर प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा बोल चुके हैं, और प्रशांत किशोर परिवारवाद की राजनीति कौन कर रहा है आपको पता है बेहतर तरीके से। इस समय नीतीश कुमार अपने बेटे को तो लाए नहीं है परिवारवाद में, तो नीतीश कुमार है नहीं, तो इस तरीके से अगर जाते भी है तो वो एनडीए में ही जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री उनके पार्टी से कैसे होगा? ना ही वो उतना सीट ला पाएंगे, ना ही वो उतना उनका इफेक्टिव रहेंगे कि प्रभावशाली रहेंगे कि उनको पार्टी में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिया जाए। वैसे भी एनडीए बोल चुकी है कि उनका चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, कोई और दूसरा नहीं होगा। क्या लगता है कितना सीट प्रशांत किशोर, क्योंकि अब तो ये प्रिडिक्शन किया ही जा सकता है जब उपचुनाव में इतने हालात जी, रहे ऐसे। बिल्कुल भी नहीं प्रेडिक्शन कर सकते हम लोग। आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रशांत किशोर अपने संगठन को बनाते हैं, तो संगठन के बाद किस तरीके से उनका रवैया रहता है ये 2-4 महीनों में दिख जाएगा। उसके बाद चुनाव से 3-4 महीने पहले हम लोग बिल्कुल ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, 7 एंड जो जेडीयू है, जेडीयू की 7 टीमें इस वक्त बिहार में अब दौरा करने के लिए निकलने वाली हैं। दौरा किस चीज को लेकर होगा कि बिहार की राजनीति में किस तरीके की चीजें चल रही है। आज के न्यूज की मैं आपको बता रहा हूं कि 7 टीमें जेडीयू इस वक्त बिहार में भेजने वाली है, और वो टीम बेहतर होगी जो बिल्कुल ही बिहार की राजनीति को समझेगी। इंटरनल सर्वे भी अब शुरू हो चुका है अपनी अपनी पार्टियों की ओर से। अब तो भाजपा का मोरल और भी अधिक बढ़ गया है, और वो लोग अब बिल्कुल ही अब फ्रंट पे आके बैटिंग करना चाहते हैं। अब वो समझ गए हैं कि बिहार की राजनीति भी बिल्कुल एक पक्ष हमारे साथ आ रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, इस चुनाव में ये तो पता चल गया कि प्रशांत किशोर किसका नुकसान करने वाले हैं, आरजेडी का ही नुकसान कर रहे थे वो। तो इस बार क्या बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर रहने वाला है प्रशांत किशोर के लिए? ज्यादा हमला नहीं करते हुए हम देख सकते हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से? देखिए, ना ही बीजेपी हमला करती है प्रशांत किशोर के ऊपर, ना ही तेजस्वी यादव करते हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं अपना आए अपना घूमे, जनता जो करना चाहेगी वो करेगी। वो भी कुछ नहीं कहते हैं खास, 1-2 बार बोल चुके हैं कि वोट कटवा है। अब इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना। तेजस्वी यादव जब पहले कर देते थे कि वो आए हैं, घूमेंगे घूमेंगे, थक जाएंगे, बैठ जाएंगे। देखिए, नजरअंदाज अब बीजेपी भी नहीं करेगी स्टेटिक्स देख के। अगर बीजेपी अच्छा से काम कर रही है, वाकई करना चाहती है, अगर मतलब पार्टी लेवल पर ही छोड़िए जनता का, तो वो भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएगी इस बार प्रशांत किशोर को। वो भी समझ चुकी है कि बिहार की जनता में जनसुराज के लिए भी कुछ बातें हैं, और वोट अच्छा खासा जा रहा है। 27,000 इमामगंज में, और ये बेलागंज में देखिए तीसरे सबसे बड़े उम्मीदवार, और वहां पे मोहम्मद अमजद जीत जाते। अगर जेडीयू से वहां पे मनोरमा देवी नहीं रहती तो वो जीत जाते मोहम्मद अमजद। लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ा सहानुभूति भी रहा है। जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म हो रही है, वहीं इमामगंज में जो है यहाँ पर क्या हो गया कि उनको इतने वोट मिल गए। सतीश कुमार सिंह जो यादव थे, सतीश कुमार सिंह वहां से जीते हैं, और सतीश यादव वहां से बसपा के कैंडिडेट थे। तो जो बसपा के कैंडिडेट थे वो अच्छा कर रहे थे। वो 170, वो एक समय ऐसा था जब वो लीड में थे 170 वोट के। लेकिन हम लोग को भी लग रहा था कि कहीं नहीं जीतने वाली बसपा क्या बिहार में सीट निकाल पाएगी। लेकिन जब मैं देख रहा था 170 वोट से वो जब आगे थे, तो वो हमको लग रहा था कि क्या पता शायद ये और भी लीड बना ले। लेकिन बाद में पता चला कि सतीश कुमार सिंह जो है वो जीत चुके हैं वहां से। तो वो हो सकता है भैया, देखिए एक राउंड में 2 राउंड में चीजें होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं काफी है। ज्यादा वोट मिल गया, सेकंड नंबर पर वो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि निष्पक्षता से और अच्छे प्रभावी तरीके से चुनाव कराने में, मतलब इलेक्शन कमीशन को दोष देते हुए कहा है कि हम लोग अब उपचुनाव किसी पूरे देश में कहीं नहीं लड़ेंगे। हम लोग जब लड़ेंगे तो मुख्य चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव में हमको पारदर्शिता नहीं दिख रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, मायावती ने कहा है, सोचिए। मतलब इतना
उनको तो मतलब वैसे मेन चुनाव में भी इतना वोट नहीं मिल पा रहा है, और वहां पर जब उपचुनाव में मिल पा रहा है फिर भी वो कह रही है कि मतलब इलेक्शन कमीशन फेयर चुनाव नहीं करवा रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हम लोग उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। आज लगभग शाम के समय की बात है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग उपचुनाव में अब हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी, भाग नहीं लेगी, पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो इस बार मतलब प्रशांत किशोर काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं, और तेजस्वी यादव को सोचने पर वो मजबूर करने वाले हैं। क्या लगता है संगठन में जो वो बदलाव करेंगे? तो इस बार ये आखिरी प्रश्न है अनुराग जी, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि आप भी कहीं जाने के लिए गाड़ी में बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ जैसे कि। तो क्या लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर अब बदलाव करेंगे संगठन में, अब वो कमान थामेंगे, क्योंकि वो अभी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं? तो क्या लगता नहीं है कमान कमान, थामने वाले हैं कि देखिए उनका अध्यक्ष उनका बनने मैं वाले? आपको बता रहा, देखिए वो संगठन की जो बात आ रही थी, वो पार्टी में संगठन बनाएंगे। मतलब देखिए अभी जी तक तो मतलब एक पार्टी बना दी गई थी, अब जो संगठन रहेगा वो अच्छे तरीके से काम करेगा, कैसे लीड करना है, कैसे काम करना है, ग्राउंड पे लोगों से कैसे जुड़ना है, ठीक है, तो उन सभी चीजों को लेकर वो लोग वहां पे काम करेंगे। इस चीज के लिए वो संगठन की बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं ध्यान से सुन रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, कि हम लोग और भी इस चीज को देखते मैं हुए थोड़ा ये मतलब जिस तरीके, बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव के बाद संतुष्ट हो गए होंगे, कि अस्तित्व हो गए होंगे कि ठीक है अब वोट मिलने वाला है तो अब कमान संभाल लिया जाए और क्रेडिट ले लिया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत किशोर भी इस बात को बखूबी समझते हैं, राजनीति के रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी विफल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, पार्टी बनाकर जीतना और तुरंत जीतना, इंस्टेंट जीतना, एक महीने से कुछ दिन ज्यादा हुए इस पार्टी को बने हुए, 2 अक्टूबर को हुए थे। तो इसमें तो थोड़ी सी चुनौती भी थी, और 4 जगहों पे ऐसी सीटें थी जहाँ पे, एक तो ऐसी सीट थी वहां पे 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है आरजेडी का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है रामगढ़ में। रामगढ़ में तो इस बात को लेकर, जी बिल्कुल। 6,000 वोट तो वहां पे मिले हैं, और जो AIMIM जो है उसको जितने सीट और जितने वोट मिले हैं उतने वोटों से आरजेडी हारी है। जी मैं देख रहा था, कोई बोल रहा था कि इनको बी टीम बोल सकते हैं क्या, लेकिन बी टीम में नहीं बोल सकते भैया। जी एआईएमआईएम से भी ऊपर तो, एआईएमआईएम से ऊपर भी एक व्यक्ति था जो जनसुराज का कैंडिडेट था, तो हम तो जी जनसुराज जी को भी बोल सकते हैं, ये भी बी टीम है। जी इसमें बीजेपी की वो जो बी बोल रहा था टीम उसके है। पास लॉजिक, जो बोल रहा था ना वो थोड़ा सा सिरफिरा आदमी होगा, उसको समझ नहीं होगी चीजों की, जी, आरोप इसलिए। प्रत्यारोप, हाँ ये सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में तो यही है कि विकल्प जितने होंगे उतने लोग सही कैंडिडेट को चुन पाएंगे। क्या लगता है, नहीं? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने